और चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों को एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और मुन्ना खान जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, नेता हैं कांग्रेस से। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करती हूँ और बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से मुखर होकर हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार देने की कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी का कोई नया एजेंडा नहीं है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा उसे धार देना है। लेकिन एक चीज बीजेपी के जहन में जरूर रही है शुरू से। दीपिका जी, मैं चीज क्लियर कर देता हूं कि मैं हमेशा बात करता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व तो सिर्फ एक बात जरूर कहता है कि भाई आप बात सबकी करिए, सबके विकास की करिए, लेकिन जब बहुसंख्यक हैं कि इस देश में सबसे पहला अगर किसी का अधिकार है किसी भी चीज पर तो वो बहुसंख्यक का है। हम ये नहीं मानते कि इसमें अल्पसंख्यक की कहीं बात कितने की आए, लेकिन कुछ दलों ने जिस तरह से राजनीति के स्तर को इतना गिरा दिया कि वो अल्पसंख्यक की बात करते करते कभी सनातन को गाली देते हैं, कभी बहुसंख्यक को अपमानित करते हैं, और कभी जाति और धर्म की बात करते हैं, और नाम ले लेकर क्रिमिनलों का जिस तरह से, देखिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अखिलेश जी नाम लेते हैं अपनी ही जाति के लोगों का और पीडीए की बात करते हैं। भाई पीडीए में बड़ा हिस्सा आप जो है एससी एसटी का भी बोलते हो, आप ओबीसी का भी बोलते हो, देश में 85% की आबादी का बोलते हो, और जब बात आती है कहीं किसी के न्याय की तो क्रिमिनल के साथ खड़े होकर, जब परिवारों के मर्डर हो जाते हैं, डकैतियां पड़ती है, लूटते हैं प्रदेश और गुंडाई होती है, तब आप सुशासन की बात करने की बजाय क्रिमिनलों के साथ खड़े हो जाते। ये बदलाव आप नहीं कर पा रहे हो, इसे जनता पूरे देश और प्रदेश की समझ चुकी है। अब आप कब तक झूठ बोलेंगे? कभी संविधान की बात कर बात घुमा देते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते हैं, कभी अल्पसंख्यक को खतरे में बताते हैं, कभी धर्म को खतरे में बताते हैं। भाई हमने कभी नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यक के खिलाफ हैं, या हमने कभी अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं किया। हम जरूर ये कहते हैं कि बहुसंख्यक की बात इस देश में जरूर होगी, क्योंकि जब ये देश बहुसंख्यकों का है, पहला अधिकार है, और 47 पर अगर चले जाओ डिबेट घूम जाएगी। जब बंटवारे के बाद भी पहला अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से है तो आप कैसे नकार दोगे उसको? बार बार लड़ाई इसी बात की है कि आप जो है अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को अपमानित मत करिए। जब आप लोगों को अपमानित करेंगे, देश की जनता को अपमानित करेंगे, तो बार बार हमारी मजबूरी होगी कि हम जवाब देंगे, चाहे उसमें कटने की बात आए चाहे बटने की बात आए, अच्छा, डंके की चोट पर बोले। ठीक है देवेंद्र जी, मेन मुद्दे पर आते हैं। आपने अपनी बात रख दी, लेकिन मेन मुद्दा मैं ये समझना चाहूंगी कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक नारा चलता है कि रामलला के जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि मथुरा और काशी अभी बाकी है, तो क्या उस झांकी पर भी कुछ चर्चा हुई है? देखिए दीपिका जी, ये बड़ा गहन क्वेश्चन है, इस पर जल्दबाजी होगा कुछ भी बोलना। ये एक बड़ा मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की या आप भागवत जी की बात जिस तरह से हुई है, अब ये किस तरीके की चर्चा होगी अभी बाहर कोई ओपन नहीं है, और तथ्य के साथ बोलना चाहिए। टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी बात नहीं बोल कि इस पर क्या चर्चा हुई है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहता हूं कि जो भी चर्चा हुई होगी वो राष्ट्र हित में हुई होगी, इससे अलग और कुछ नहीं हुआ। राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे वो भागवत जी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके बाद किसी चीज की कोई बात है। और जाति धर्म के हिसाब में मैं वही कहता हूं कि हमें किसी की खिलाफत की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने संसाधनों के अनुसार अपने लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। भारत के संविधान और लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को हमने लोहा मनवा दिया। ये देश और प्रदेश की बात अब नहीं बची। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स में जाकर बात रख रहे हैं, रूस में जाकर जिस तरीके का आपने देखा है कि उन्होंने एक एक शब्द हिंदी में जिस तरीके से, देखिए बड़ी बात आपको कह रहा हूं चैनल के माध्यम से दुनिया को यह बताया, वहीं राहुल गांधी अपनी सोची साथी मानसिकता और देश की जो है बुराई करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं। इससे काम नहीं चलेगा भाई। ये देश है, ये भारत है, इसके संविधान को पढ़िए, आप इसके लोकतंत्र को पढ़िए, रामायण महाभारत गीता से निकला हुआ रामकृष्ण का देश है, उसको भी पढ़िए और जब बात करिए भारत। चलिए ठीक है, मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी क्या कहेंगे? चूंकि मुलाकात को लेकर तो देवेंद्र जी से सवाल किया तो खैर वो
मानने के लिए और बताने के लिए राजी नहीं है। खैर वो विषय गोपनीय विषय है और उस पर चर्चा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, अब उसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, पोस्टर भी देखा हम सभी ने। एक तरह से विपक्ष पर ये आरोप लगाया जाता है कि जातीय आधार पर लगातार सियासी राजनीति हो रही है। तो क्या दूसरी ओर आप इस एजेंडे को मानते हैं कि अब बीजेपी इस फ्रंट पर निकल चुकी है, और निकल चुकी है तो इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नारे है, वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये नारा जो है ये लेब में तैयार हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक ऐसे माहौल को क्रिएट करने की कोशिश है ताकि कोई युवा रोजगार न पूछ सके, कोई जवान किसान कोई किसी मुद्दे पे बात न कर सके, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात कर सके। ये नैरेटिव सेट करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि हर राज्य के मिजाज अलग है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र के मिजाज अलग है, वहाँ क्या मुद्दे हैं, वहाँ मेन मुद्दे हैं। जिस तरीके से वहाँ के व्यापारियों से उगाही हो रही है, दो उगाही हो रही है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, दूसरी उगाही जो है वो है भारतीय, जो वहाँ पे गैंग चल रहे हैं, जो वहाँ के देखेंगे आए दिन जो शूटर है, जो वहाँ के लगभग मैं समझता हूँ लगभग 140 ऐसे अपराधी रिकॉर्ड वाले लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं, जिसे रंगदारी बोलते हैं। तो रंगदारी टैक्स और भारतीय जनता पार्टी के उगाही के टैक्स, इन दोनों टैक्सों से वहाँ के जो व्यापारी वो परेशान है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। जो शिक्षित युवा बेरोजगार है वो वहाँ की तादाद ज्यादा है। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में अगर कोई ये कह दे कि हिंदू मुस्लिम पे बात बनेगी तो वो नहीं बनने वाली है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आपने देखा किस तरीके से लोग वहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहे थे कि हम बटेंगे तो कटेंगे। यही नारा भी पहले चल रहा था कि हिंदुओं एक हो जाओ, 80-20 के नारे भी चले, 80% हिंदू और 20% मुस्लिम है। तो ये सारे नारे फेल हो गए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी, जितनी सीटें वहां उनको होनी थी, वो सीट मिली नहीं। इससे साफ जाहिर है कि जो विधानसभा का जो चुनाव है महाराष्ट्र में, वो भी किसी मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं होने वाला है। वो कहीं ना कहीं जो रोजगार पे चुनाव होगा, व्यापार पे चुनाव होगा, बेरोजगारी पे चुनाव होगा, जो महिलाओं पे अत्याचार है उन पे चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र की जनता समझते हुए कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को लगभग बहुमत सीट से ज्यादा सीट देने के लिए अग्रसर है। और जो रुझान, जो सुझाव दिख रहे हैं अभी, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी को या उद्धव ठाकरे जी के या शरद पवार जी के, वो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर पे अपने संवाद रख रहे। तो आपको समझना होगा कि अब वो राजनीति धूमिल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की कि हिंदू मुस्लिम की बात हो। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो जिस तरीके से 400 पार के नारे लग रहे थे, तो मैं समझता हूँ 400 पार का नारा लग जाता और 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ जाती। लेकिन देश की जनता ने समझदारी दिखाते हुए एक अपाहिज सरकार बनवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी का, जो कि अभी जिस तरीके अनाप शनाप निर्णय थे, जो बंद कमरे में निर्णय लिए जाते थे, वो कहीं ना कहीं वो बंद हो गए। ठीक है सर, क्या कहेंगे? क्योंकि मुन्ना जी कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे किसी तरह से काम नहीं आएंगे, जनता महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी और सरकार बनाएगी। देखिए मेरे से क्वेश्चन है दीपिका जी। सर्वेश जी आपसे सवाल था मेरा। दीपिका जी रिपीट करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर्वेश जी, मुन्ना जी ने जो मुद्दा उठाया है कि जनता सब जानती है, जनता इन मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और इन मुद्दों के आधार पर अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार को चुनेगी। आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुत्व का एजेंडा, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ जातीय आधार पर बांटने का काम जो होता है, लगातार आरोप लगते हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे, कौन से ऐसे मुद्दे जो ज्यादा हावी होंगे? देखिए, जनता सचमुच जो राष्ट्र के लिए हितकारक हो, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए हितकारक हो, जनता उस मुद्दे पे ये करती है। जब ये पोलराइजेशन कांग्रेस पार्टी खुद करती है, जब हिंदुओं को केवल जाति में डिवाइड करने की बात राहुल गांधी बोलता है, और लेकिन मुस्लिमों में कितनी जाति होती है एक बार भी उनके मुख से ये फूटता नहीं है कि उसकी बात करे। तो वहां पे जाति पाति पे नहीं वोट मांग रहे हैं वो, यहाँ पे मुद्दा जो है वो हिंदुत्व तो मुद्दा सदा से चला आ रहा है, क्योंकि हिंदू बहुल राष्ट्र है। ये भारत राष्ट्र तो सबका है, जिसमें हिंदू बहुल राष्ट्र है।
इसमें हिंदुत्व का कोई मुद्दा नया नहीं है, वो हर समय छाया रहेगा। चूंकि 2014 से पहले तंत्र और चीजें नहीं थी, 2014 के बाद ये चीजें इतना व्यापक इसलिए हुआ है कि हमारी सूचना क्रांति में प्रगति आई। हर गांव, हर कस्बे में हर लोगों के पास ये स्मार्टफोन आया। जैसे जैसे सस्ता हुआ, इंटरनेट सस्ता हुआ, उसके बाद ये क्रांति फैली है। तो लोग अपने जो राइट विंगर, हम लोग जैसे हिंदूवादी हैं, हिंदू की अपने सनातन धर्म की बात करने लगे, तो इनकी लंका लग चुकी है। क्योंकि पहले की पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में अपना उल्लू सीधा करती थी और हिंदू को हाशिए पे रख के जातियों में डिवाइड करके वोट मांगती थी। अगर महंगाई है, अगर किसान का मुद्दा है, अग्निवीर योजना है, उस सारी मुद्दाओं को धराशायी होते हमने देख लिया, इवन जम्मू कश्मीर में भी। और आपको यहाँ पे हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में इसलिए मैं बात करता हूं कि जिस तरीके से जम्मू संभाग में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी का तो वहां पे पूरा बहुत अच्छा, वो आईएनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा आप देख लीजिए। हरियाणा में तो वो ने इतना भ्रम फैला दिया था कि वही आ रहे हैं। और 36 राहुल गांधी जी के भाषण और उसकी भाषा और उसकी जो शैली थी, उसका आप देखिए किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के बारे में यूज करते थे। प्रधानमंत्री आप झुक के चलते हैं, प्रधानमंत्री का वो सीना चौड़ा नहीं हुआ। मुद्दे अगर महंगाई का है, बेरोजगारी का है, तो वो कोर मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र रहना चाहिए। राष्ट्र की बातें हो रही हैं। अगर महंगाई है तो युवाओं को उससे निकाला जाएगा, बेरोजगारी है उसके लिए डिफरेंट आयाम भी सरकार लेके आ रही है, ऐसा नहीं है कि बैठी हुई है सरकार। ठीक है देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि आज का जो मुद्दा था उससे हम बिल्कुल ही भटक गए और जहां चर्चा हमने अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर, मैं मुद्दे से नहीं भटका हूं। वो जो हमारे सरसंघचालक जी माननीय भागवत जी मथुरा में है, तो देखिए हम हिंदुओं ने क्या मांगा है भैया, ये अत्याचार करके हमारे मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि ले ली, अयोध्या राम भगवान की ले ली, ज्ञान वापी मंदिर हमारा है, मस्जिद तो है ही नहीं, तोड़ के गुंबद और मंदिर का सिला, ऊपर से सिला तोड़ के गुंबद बना दिए तो मस्जिद हो गया। ये तो आप समझिए हम हिंदू तो वो नहीं, न्यायालय में बात है और हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय से ये बात होगी। आपको अगर गंगा जमुनी तहजीब इतनी ही दिखानी है तो आप छोड़ दो ना, 5-6 जगहों की भोजशाला की एक बात है, बाकी के ये 2-3 और 4-5 और ऐसी जगह है, आप छोड़ दो ना, वहां से थोड़ी दूर पे मस्जिद बना लो। आपके तो कुरान में कहा गया है कि ये जो चीज ऐसी करके जो मस्जिद बनाई गई है, वहां पे आप अगर दुआ करोगे, नमाज करोगे तो वो कबूल नहीं होगा। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या तो झांकी है, आ गया, काशी मथुरा अभी बाकी है। और काशी मथुरा तो छोड़िए, मैं तो भोजशाला की भी बात करता हूँ। भारतवर्ष में एक ही माता सरस्वती का मंदिर है। हम दिल्ली में मैं बैठा हूँ, आप यहाँ चले जाइए, क्या कहते हैं, कुतुब मीनार, वो पूरा जैन मंदिर का पूरा है। ताजमहल चले जाए, वो तो जो मैं महल था हमारा, सरकार भी, कोर्ट भी अभी वो जो क्या बोलते हैं, अंदर के तहखाने खोलने को अभी वो नहीं कर रही है। जिस दिन तहखाना खुलेगा सारी बातें, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक, यही कह रहा हूँ कि अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो आप छोड़ दो ना 5, 6, 7 ये जगह। ठीक है देवेंद्र जी, क्योंकि अभी मुन्ना जी, ठीक है सर्वेश जी लौटूंगी आपके पास। मुन्ना जी ने अपनी बात जब रखी तो उन्होंने कहा कि जो जनता है वो सारे मुद्दों को जानती है, मंदिर मस्जिद के नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता चुनती है और उसके अनुसार ही वोट करती है। अब क्या लगता है कि अगर इस राह पर निकले हुए हैं और जिस तरह से अभी मथुरा की हम बात कर रहे थे, जनता तक अगर ये मैसेज पहुंचाना है, कितनी कारगर सिद्ध होंगे ये मुद्दे? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जैसे बेरोजगार की बात हमारे साथी कर रहे थे, विकास, ये चीज तो हमने बहुत पहले से डिबेट में ये चीज उठाई है और रखी है। हमने कई बार कहा था कि आप जो है विकास मांगिए, हमसे सुशासन मांगिए। हमारा देखिए 2014 के बाद पूरा देश और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश, जहां हमने दोनों, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, दोनों में देखा कि उत्तर प्रदेश में हमने सैकड़ों ऐसी योजनाएं, ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी हैं, इतना आपका जो है स्ट्रांग बना दिया आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को, कि जहां सुशासन की बात हो रही है वो तो है ही है। आप विकास की जब बात करेंगे तो आज उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर का प्रदेश है जिसकी जीडीपी टॉप पर है।
जब से देश आजाद हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने कम समय में आज हम देश को दिशा दे रहे हैं। देश के लिए इतनी बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश से मिल रही है, उसमें युवाओं के लिए रोजगार पहली प्राथमिकता है। 2 करोड़ जो हमने कहा, देखिए अभी कोई सवाल क्वेश्चन नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्जन रोजगार योजना के तौर पर आने वाले समय में आपको हम ये आईना के तौर पर दिखा रहे हैं कि आप जो है मांग नहीं पाओगे, इससे पहले हम देना शुरू कर देंगे। ये तो आप लोग जब उठा देते हैं, मंदिर की बात आती है, सनातन की बात आती है, जिस तरीके से सर्वेश जी ने क्लियर किया है, ये लोगों का अधिकार है, ये आम जनता मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगती आपसे। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान के अनुसार सरकार चला रही है और पहली प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था देश का सुरक्षित हो, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास जो है उसमें मुसलमान को भी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने तो किया है। अब मुन्ना खान जी, आप जिन पार्टियों की राजनीति कर रहे 70 वर्षों तक ये मुसलमानों को काटते रहे, बांटते रहे, और छोटी छोटी जातियां जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करते हैं ना अखिलेश सर, पता उनके पिताजी ने और उनके जो पूर्वजों ने इनका एमवाई का समीकरण अपने सरकार बनाने के लिए भन्यास उठाया, सब जान चुके हैं। आज हम मुसलमान को भी सुरक्षा देते हैं, हम ओबीसी एससी एसटी सवर्ण। ठीक है मुन्ना जी, क्या कहेंगे? देवेंद्र जी कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास, यानी सबको सुरक्षा देने का आश्वासन देते हैं और करके भी दिखाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देवेंद्र जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इनके नारे रह गए। सबका साथ तो इसे मिला, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ 2-4 लोगों के हुए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मतलब गुजरातियों के विकास हुए। देश में युवा के विकास नहीं हुआ। अगर देश में युवा का विकास होता तो 78 लाख युवा आज बेरोजगार नहीं होता। और ये अभी मित्र हमारे हिंदू की बात कर रहे थे, ये किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अगर हिंदू की ये बात करते हैं तो 10 सालों से लगातार प्रसाद में गाय की चर्बी खिलाई गई और एक शब्द देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं बोला। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात करते, अरे आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करते, उत्तर प्रदेश में कहते गाय हमारी माता है, और गोवा जाते कहते गाय को खूब काट करके खाओ, हमने 18% जीएसटी कम कर दिया है। आसाम में जाते कहते गाय खूब खाओ, गाय के अंदर जीएसटी कम कर दिया है। चलिए ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो